ये आपके गजनी का साम्राज्य था, मोहम्मद गजनी का साम्राज्य। मोहम्मद वही गजनवी जिसने 1000 ईस्वी के आसपास 1017 के बीच में, लगभग 20 मान लो, इसके बीच में भारत पर अटैक किए थे, सोमनाथ मंदिर को लूटा था, ठीक है, वो गजनी का काल। गजनी वंश जो है वो ऑलमोस्ट कमज़ोर पड़ गया था। गजनी इनका मेन केंद्र था खैबर दर्रे के पास में, इसलिए इसको अपन गजनी बोलते हैं। मोहम्मद गजनवी वगैरह ये सब यहीं के निवासी थे। गजनी कमज़ोर पड़ गए और उसके स्थान पे गौर प्रदेश के शासक जो थे वो धीरे धीरे मजबूत होने शुरू हुए। गौर प्रदेश की मैं बात करूं तो आपके ये ऑलमोस्ट ये पूरा एरिया गौर प्रदेश का जाता है, और ये गौर प्रदेश के जो शासक थे ये धीरे धीरे मजबूत होते गए और गजनी वंश का स्थान गौर प्रदेश के शासकों ने ले लिया, ठीक है। ये मूल रूप से विद्यार्थियों बौद्ध थे। कौन थे? बौद्ध थे इस क्षेत्र के अंदर, और बाद में 1100 के आसपास, 1000 के आसपास ये लोग जो है कन्वर्ट हो गए थे, ठीक है। मैं गजनवी की बात नहीं कर रहा हूँ, गजनवी के बाद की बात कर रहा हूँ। ये 1000 के आसपास कन्वर्ट होके और सुन्नी इस्लाम बन गए थे। क्या बन गए थे? सुन्नी इस्लाम। इस्लाम की 2 शाखाएं हैं, एक शिया वर्ग है, एक सुन्नी वर्ग है, ठीक है। सुन्नी इस्लाम हो गए थे और फिर इन्होंने धीरे धीरे अपने क्षेत्र में तो खैर शासन किया ही किया, लेकिन बाद में धीरे धीरे इन्होंने भारतीय क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ना शुरू किया। और भारतीय क्षेत्रों की ओर जब आगे बढ़ना शुरू किया तो उस समय आप मानिए कि भारत के अंदर 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में राजपूत काल हुआ करता था। कौन सा? राजपूत काल हुआ करता था। राजपूत कॉन्फेडरेंसी आप कह सकते हो, जिसमें चौहानों से लेके, चंदेलों से लेके, परमार प्रतिहारों से लेकर जिजाक, भुक्ति, राठौड़, गहड़वाल, जितने भी आप नाम लो, ये सारे वंश के शासन यहाँ पे शासन कर रहे थे, शासक शासन कर रहे थे। अब जब इनके अभियान स्टार्ट हुए तो 12वीं शताब्दी में इनके मूल अभियान शुरू हुए थे, 12वीं शताब्दी के लास्ट में। इससे पहले गजनवी आया था, ठीक है, वो इतना काम अपना करके चला गया, लेकिन गौर प्रदेश के जो शासक है इन्होंने इस क्षेत्र की ओर अभियान करने शुरू किए। आपको पता है कि ये अभियान विशेष तौर पे मोहम्मद गौरी के काल में शुरू हुए। गौरी कौन था? मोहम्मद गौरी जो गौर प्रदेश के दास हुआ करते थे, जो स्लेव हुआ करते थे, गुलाम जिसे हम कहते हैं, उन गुलामों का एक प्रकार से सेनापति हुआ करता था, मुखिया हुआ करता था। और वो गुलाम सेना का मुखिया था, तो उसके अधीन जितने भी थे वो सारे गुलाम लोग ही थे, और उन लोगों की सेना यहाँ अभियान करने के लिए भेजते हैं। 1-2 बार उसको मूलराज अर्थात भीम द्वितीय ने पराजित भी किया, इस रास्ते से आने का प्रयास किया था, सफल नहीं हो पाए। उसके बाद में इधर 1-2 प्रयास किए, सफल नहीं हुए। अल्टीमेटली उत्तर से ये लोग आए, ठीक है, खैबर दर्रे से होकर, और यहाँ जब आए तो उस समय यहाँ पर शासन था चौहानों का। अजमेर को केंद्र में बनाते हुए पृथ्वीराज चौहान का शासन था, पृथ्वीराज तृतीय शासन कर रहा था। इसको अपन चौहान वंश में बढ़िया तरीके से समझने वाले हैं और इस युद्धों को भी बढ़िया समझने वाले। यहाँ मैं केवल पृष्ठभूमि बना रहा हूँ, डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ। और तराइन के अंदर 2 युद्ध होते हैं, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध। तराइन का मैदान यहाँ पे अवस्थित है और कभी पंजाब हरियाणा पंजाब का भाग हुआ करता था। तो अब हुआ क्या, इस तराइन के मैदान के अंदर आपके 2 युद्ध होते हैं। पहले युद्ध में तो गौरी पराजित हुआ और दूसरे युद्ध में गौरी विजयी हो गया। तो 1192 के अंदर पृथ्वीराज चौहान पराजित हो गए और मोहम्मद गौरी जीत गया। जब मोहम्मद गौरी जीत गया तो ये एक महज राजपूत शासक की हार नहीं थी, बल्कि ये पूरे राजपूतों की हार थी। यद्यपि युद्ध के दौरान बहुत कम राजपूतों ने इसका साथ किया था, अधिकांश इसके विरुद्ध थे, लेकिन उनको इस दूरदृष्टिता का अभाव था। उनको ये नहीं पता था कि बाद में क्या होने वाला है। और बाद में मोहम्मद गौरी ने एक एक करके चंदावर से लेके, कन्नौज से लेके, बुंदेलखंड से लेके, कालिंजर, खजुराहो, महोबा, अजमेर, दिल्ली और आपके बंगाल, बिहार, इन सारे क्षेत्रों को, ग्वालियर, बयाना, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं छोड़ा जिसने नहीं जीता हो। फिर लगभग उत्तरी भारत के अधिकांश स्थान और पूर्वी भारत के स्थान, बंगाल और बिहार को इन्होंने जीत लिया। और इस तरह से 1206 तक, 1192 से 1206 तक आपके इन्होंने भारत के इन भागों को लगभग जीत लिया, ठीक है, इन क्षेत्रों को जीत लिया। और फिर 1205 के अंदर गौरी वापस अपने गौर प्रदेश आ जाता है। जब वो वापस गौर प्रदेश आता है तो उसको आपके ईरान का, ख्वारिज्म का जो शाह था, ईरान नीचे यहाँ पे ईरान आ जाता है, तो ईरान के शाह ने इसको किंद के युद्ध में पराजित किया और मर्व और बड़े बड़े क्षेत्र जो थे वो आपके मोहम्मद गौरी के हाथ से निकल गए। और जब ये यहाँ आया तो पीछे इस क्षेत्र में, पंजाब क्षेत्र में खोखर जाति के लोग थे, उन्होंने विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह के दमन के लिए गौरी वापस आता है, 1205 की बात कर रहा हूँ, वापस आता है, खोखरों के विद्रोह का दमन करता है। इस युद्ध में इल्तुतमिश का प्रदर्शन जो है, वीरत्व जो था, साहसिक प्रदर्शन, इसको काफ़ी पसंद आया और इल्तुतमिश को
आपके दासत्व से मुक्त कर दिया। उसका मालिक कुतुबुद्दीन भी दासत्व से था, लेकिन मालिक से पहले उसके दास को इसने उसकी वीरत कौशल के कारण मुक्त कर दिया था। और 1206 में इन्हीं खोखरों ने वापस जाते वक्त इस गौरी को है वो मार दिया था। और गौरी के मरने के बाद उसका पूरा क्षेत्र जो है वो 5 भागों में बांट दिया गया। गौर प्रदेश में उसका उत्तराधिकारी नियुक्त हुआ, लाहौर में उसका उत्तराधिकारी ऐबक नियुक्त हुआ, बंगाल बिहार में बख्तियार खिलजी उसका उत्तराधिकारी नियुक्त हुआ, मुल्तान के अंदर आपके कुबाचा नियुक्त हुआ, गजनी प्रांत के अंदर यल्दोज को नियुक्त किया। ठीक है, इस तरह से पूरे राज्य को 5 भागों में बांट दिया गया। और ये सारे के सारे योग कहिए कि इसके साथी लगभग सारे दास थे। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ। अब ऐबक को लाहौर दिया, ऐबक को कौन सा एरिया दिया? लाहौर का एरिया। और मुल्तान का एरिया दिया कुबाचा को, और आपके गजनी का एरिया दे दिया यल्दोज को। ठीक है, यहाँ पे उसका खुद का कोई उत्तराधिकारी नियुक्त हो गया, और ये एरिया दे दिया आपके इसको बख्तियार खिलजी को, जो इसका सेनापति हुआ करता था। ठीक है, अब इस तरह से पूरे क्षेत्र को उसने ऐसे बांट दिया था। और 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई। और भारतीय क्षेत्रों पर ये तुर्क, ये मूल रूप से तुर्की से आई हुई थी, इसलिए इनको तुर्क बोलते हैं। और इन्होंने अपना शासन शुरू किया। इसलिए हम कहते हैं कि 1206 के अंदर तुर्क सत्ता स्थापित हुई। भारत में तुर्कों का शासन स्टार्ट हुआ। ये तुर्क मूल रूप से ये लोग बौद्ध थे, बाद में कन्वर्टेड है वो सुन्नी के रूप में हुए थे। ठीक है, सॉरी। फिर क्या हुआ? फिर धीरे 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 1206 से 1290 तक इन्हीं तुर्कों ने शासन किया। ये गुलाम वंश कहलाता है, क्योंकि बलबन भी गुलाम था, इल्तुतमिश भी गुलाम था, और कुतुबुद्दीन ऐबक भी गुलाम था। उसके बाद में अफगानिस्तान का एक खल्ज प्रदेश था, वहाँ से आए हुए लोगों ने यहाँ पे शासन शुरू किया, और जलालुद्दीन खिलजी के नेतृत्व में काम शुरू हुआ। चूँकि वो थे खल्ज प्रदेश के, लेकिन मूल रूप से वो तुर्की के थे, और तुर्क प्रदेश से निकाल देने के बाद वो खल्ज आके बैठ गए। तो उनके कस्टम्स और रीति रिवाज परंपराएं जो थी वो बेसिकली खिलजी जैसी थी, अफगानियों जैसी थी। हालांकि वो अफगानी नहीं थे, वो तुर्की थे। फिर खिलजी वंश ने काफ़ी कुछ परिवर्तन किए। फिर तुगलक डायनेस्टी आ गई, जो कि निसापुर से इन गाँवों से संबंधित थी। फिर उन्होंने शासन किया। उसके बाद में आपके सैयद वंश का शासन शुरू हुआ। सैयद वंश एकमात्र ऐसा वंश था जो आपके सुन्नी नहीं था, बल्कि सिया राजवंश था। बाकी सारे सुन्नी थे। सिया राजवंश सैयद वंश का कोई बहुत बड़ा काम नहीं हुआ। और इसके बाद में जो शासक आए वो आए आपके लोदी। लोदी मूल रूप से अफगानिस्तान के थे। बाकी आपने आगे जो चारों वंश देखे, गुलाम वंश, चाहे खलजी हो, चाहे तुगलक हो, चाहे सैयद हो, ये चारों के चारों आपके मूल रूप से टर्की थे, तो उसे तुर्क बोलते हैं। और 5वां जो राजवंश था, जिसमें बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी, ये आपके लोदी राजवंश अफगानिस्तान का था। इनका कल्चर अफगानी कल्चर था, इसलिए हम इसको तुर्क अफगान काल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तुर्क अफगान काल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि 4 राजवंश तुर्की के थे और एक था अफगानिस्तान का। अफगानी कौन था? लोदी थे। तुर्क और लोदियों में क्या फ़र्क था? एक तो क्षेत्र का फ़र्क था, एक रीति रिवाज के फ़र्क थे। अफगानिस्तान और तुर्क में एक बहुत बड़ा फ़र्क जो था वो ये था कि इनके शासन की पद्धतियाँ अलग अलग थी। जैसे तुर्की होते थे ना, इनका गजब का राजत्व था। राजा बहुत ऊपर होता था, वो उसके नीचे मंत्री, पूरा प्रोटोकॉल होता था। अफगानियों में ऐसा प्रोटोकॉल नहीं था। वो एक ही जाजम के ऊपर, दरी के ऊपर बैठ के डिसीजन लेते थे। उसमें कोई बड़ा नहीं था, कोई छोटा नहीं था, सारे के सारे समान रूप से होते थे। इसलिए अफगानी सरदार कहते हैं। अफगानी किसी को सम्राट या शासक नहीं मानते, सब मिलजुल कर काम करते हैं। जबकि तुर्कों में एक सम्राट होता था, मतलब एक मेन शासक, और फिर नीचे जो है वो उसके मंत्रिमंडल वगैरह, ऐसा प्रोटोकॉल होता था। तो बहलोल लोदी ने उस अफगान संस्कृति को फॉलो किया था। सिकंदर लोदी ने थोड़ा चेंजेस किया, और इब्राहिम लोदी ने ज़्यादा चेंजेस कर दिया। इब्राहिम लोदी अफगानी होते हुए भी तुर्क संस्कृति को फॉलो कर रहा था। इससे क्या हुआ कि इब्राहिम लोदी के आसपास के जो अफगानी सरदार थे वो इब्राहिम लोदी से नाखुश थे, नाराज़ थे, और उन्होंने वो आपके आमंत्रण कर दिया बाबर को। और बाबर और इब्राहिम लोदी का जब युद्ध हुआ तो नाराज सरदार सारे बाबर के साथ में थे। बाबर ने लोदी को पराजित कर दिया और भारत में न केवल प्रथम अफगान वंश को ख़त्म किया, बल्कि सल्तनत काल को भी ख़त्म किया, और उसके स्थान पर मुगल सत्ता स्थापित हुई। और फिर अफगानियों ने हमेशा मुगलों के विरुद्ध अपना कार्य किया। अब मुगल और अफगानियों की कभी आपस में बनी नहीं, बनेगी क्यों? क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि बाबर ने क्या किया था, अफगान सत्ता को ख़त्म किया था, और अफगानी है बाबर को अपना बड़ा शत्रु मानते थे। और आपको पता होगा कि शेरशाह सूरी ये भी अफगानी था, सूर था, और इसने अपना बदला लेने के लिए बाबर की सेना में भी रहा, और फिर इसने आपके कनौज, चौसा वगैरह इन युद्धों में, बेलग्राम वगैरह इन युद्धों में हुमायूं को पराजित करके दूसरे अफगान वंश की नींव रखी। और फिर अकबर ने दूसरे अफगान वंश को भी ख़त्म कर दिया। फिर ये अफगानी दिल्ली से भाग के बंगाल चले गए, और बंगाल के अंदर ये विद्रोह करते रहे, और दाऊद खान के समय, औरंगजेब के समय तक विद्रोह होते रहे। औरंगजेब के समय लगभग ख़त्म हो गए थे अफगानी। तो इस तरह से अफगान एक ही राजवंश था,
ठीक है। तो तुर्क और अफगान राजवंश, तो कहते हैं कि कहते क्या, सॉरी, ऐसा है कि 4 राजवंश जो है वो तुर्की के थे, एक अफगानिस्तान का था, ठीक है। और 4 शिया थे, एक सुन्नी था ना, सुन्नी थे, एक शिया था, वो था आपके सैयद वंश का शासन, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी। सल्तनत का मतलब क्या है, स्थापना कैसे हुई ये हमने देखा, तुर्क अफगान क्या ये हमने देखा। अब बात करते हैं कि सल्तनत का मतलब क्या है। देखो, इस्लाम के अंदर सबसे प्रमुख जो व्यक्ति होता है, चाहे वो धार्मिक रूप से हो चाहे राजनीतिक रूप से हो, वो होता है खलीफा। खलीफा होता है, खलीफा आपके यूं कहिए कि इस्लाम जगत का धर्म गुरु माना जाता था और राजनीतिक गुरु भी माना जाता था। और वो उसके क्षेत्र चेंज हुए, वो तुर्की में भी बैठता था, बाद में बगदाद का खलीफा भी हुआ। लेकिन जब सल्तनत स्थापित हुई थी उस समय तुर्की का खलीफा हेड हुआ करता था, आपके कैलिफेट बोलते थे उसको। अब जो खलीफा होता था उसका पूरा राज्य खलीफत कहलाता था, पूरा राज्य खलीफत कहते थे, जैसे अपन सल्तनत भी बोलते हैं, ठीक है। तो जितने भी मुस्लिम जगत के लोग थे ये सारे कट्टर इस्लामिस्ट थे और ये सारे के सारे खलीफा को अपना हेड मानते थे। और इनकी जब भी ये खलीफा जब भी शासक बनते थे तो खलीफा से मान्यता के रूप में खिल्लत लेते थे। खिल्लत एक लाल कपड़ा होता था और एक आंशिक रूप से, सांकेतिक रूप से कुछ टैक्स भी उनको भेजते थे, ये दर्शाने के लिए कि हम जितने भी मुस्लिम जगत के शासक है यह खलीफा के अधीन है या खलीफा के नीचे हैं। इसलिए खलीफा की जो आपकी खिल्लत थी, खलीफत थी, जो सल्तनत थी, उसके शासक होने के कारण, सल्तनत के शासक होने के कारण इनको सुल्तान कहते थे, ठीक है। तो इसलिए हम इस पूरे पीरियड को क्या कहते हैं, सुल्तान सल्तनत काल कहते हैं, क्योंकि ये सुल्तानों को काल था। सुल्तान का मतलब वो होता है जो स्वतंत्र नहीं होता बल्कि खलीफा से खिल्लत प्राप्त करता है, खलीफा से मान्यता प्राप्त करता है। जब हम इल्तुतमिश पढ़ते हैं तो आता है कि इल्तुतमिश ने 1229 ईस्वी में खलीफा से खिल्लत प्राप्त की थी और उसके बाद खलीफा का वो मान्यता प्राप्त शासक था, इसलिए उसको वास्तविक संस्थापक बोला जाता है। दिल्ली सल्तनत का, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो इस तरह से सल्तनत का मतलब क्या था, सल्तनत का मतलब ये था कि खलीफा, और खलीफा का जो राज्य था वो खलीफत कहलाता, जैसे हम सामान्य शब्दों में सल्तनत बोलते हैं। और सल्तनत के जो शासक होते वो सुल्तान कहलाते, इसलिए ये सुल्तानों का एक प्रकार से काल था। लेकिन जैसे ही मुगल आए तो मुगलों के समय खलीफा खुद किसी की गिरफ्तारी में था और इस कारण मुगलों ने कहा कि जब खलीफा खुद ही स्वतंत्र नहीं है तो हम उनसे क्यों मान्यता प्राप्त करें। और मुगलों ने खलीफा से मान्यता प्राप्त नहीं की और उन्होंने खलीफा की सत्ता को स्वीकार नहीं किया था। इस कारण उनकी राज्य को सल्तनत नहीं कहते और उन्होंने सुल्तान की उपाधि भी नहीं ली थी, उन्होंने स्वतंत्र सम्राट शासक की उपाधि ली थी, जैसे बादशाह कहते हैं, ठीक है। तो बादशाह की उपाधियां ली थी क्योंकि वो खलीफा की सत्ता को उन्होंने अस्वीकार कर लिया था, जबकि सल्तनत काल के जो शासक थे वो खलीफा की सत्ता को स्वीकार करते थे। कारण और भी थे। पहला कारण ये भी था कि सल्तनत काल के जो इस्लामिस्ट थे, शासक थे, कट्टर इस्लामिक थे, जबकि मुगल काल के जो शासक थे वो काफ़ी उदार थे, उतनी कट्टरता नहीं थी इनमें। जैसे सल्तनत काल के शासक थे तो इन्होंने कला में भी इतनी रुचि नहीं दिखाई, क्योंकि इस्लाम में चित्रकारी हो चाहे ये सारी जो चित्रकारी वगैरह, संगीत कला वगैरह, ये वर्जित है, आराम मानी जाती है। लेकिन आप देखोगे तो मुगल काल में ये अपने सर्वोत्तम रूप में थी, ठीक है ना। और इस तरह से और भी कई सारी चीज़ें थी जो मुगल काफ़ी सहिष्णु थे, काफ़ी उदार इस्लामिस्ट थे, जबकि सल्तनत काल के शासक बहुत कट्टर थे। इनके राजत्व में धर्म का बहुत ज़्यादा प्रभाव था उस समय। आपने देखा होगा फिरोज शाह तुगलक को पढ़ते हैं तब हम आता है कि वहाँ पे जजिया, ज़कात, खराज, खुम्स जैसे इस्लामिस्ट करी वसूले थे इन्होंने, इस्लामिक शैली, इस्लामी था सब कुछ। तो उन्होंने शासन में भी इस्लाम को डाल दिया था। तो वो बहुत कट्टर शासक थे सल्तनत काल के। मुगल थोड़ा सा उदार शासक थे, उन्होंने हर वर्ग को प्रतिनिधित्व दिया था। बलबन तो कहता था कि मैं जब किसी कमज़ोर व्यक्ति या फिर किसी गरीब को देखता हूँ तो मेरे तो तलवार, हाथ जो तलवार के है वो मुख पे चला जाता है, मैं चाहता हूँ कि उसको काट दूँ। मतलब इतना ज़्यादा कट्टर लोग थे ये सल्तनत काल के, ठीक है। तो सल्तनत का मतलब क्या था, जो खलीफा से खिलत प्राप्त करते थे, जो खलीफा के अधीन होते थे। स्थापना कैसे हुई, स्थापना मोहम्मद गोरी के अभियानों के बाद हुई। और तुर्क अफगान का मतलब बता दिया। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने की और भी है कि यहाँ पर 1206 के अंदर एक पूरा युग चेंज हो गया। पहले कभी हिंदुओं का शासन हुआ करता था। आप सोचिए सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर और 1206 तक सभी हिंदुओं का शासन रहा, चाहे वो क्षत्रियों का रहा हो, चाहे ब्राह्मणों का रहा हो, चाहे वैश्यों का रहा हो, चाहे कई क्षेत्रों में शूद्रों का रहा हो, सभी हिंदू शासन पद्धतियाँ थी। लेकिन 1206 में पूरी शासन पद्धति बदल गई। अब फारसी, टर्की शासन पद्धतियाँ आ गई, तुर्की बीस पे कर लिए जाने लगे, राजस्व के सिस्टम हो, चाहे प्रशासनिक प्रणालियाँ हो, चाहे वो आपके युद्ध की नीतियाँ हो, चाहे वो समाज हो, चाहे धर्म हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे साहित्य हो, पूरा उसमें फारसीकरण और तुर्कीकरण हो गया था। और स्पेशली तुर्कीकरण हुआ था, फारसीकरण तो आपके होगा मुगल काल के अंदर। इस कारण जेम्स मिल जैसे विद्वानों ने
भारतीय इतिहास को 3 भागों में जब बांटा तो उन्होंने हिंदू इतिहास, मुस्लिम इतिहास और ईसाई इतिहास बताया। क्योंकि हिंदू इतिहास जो था वो प्राचीन 1206 तक था। 1206 के बाद है वो मुस्लिम इतिहास शुरू होता है। फिर आधुनिक इतिहास में ईसाइयों का बहुत बड़ा योगदान रहा, क्योंकि ब्रिटिशर सारे ईसाई थे। तो भारत के इतिहास का ये विभाजन भी हमें मील ने बताया। और इस तरह से हम कहते हैं कि मध्यकाल को शुरू मानते हैं 1206 से। 1206 से मध्यकाल को इसलिए शुरू माना जाता है कि एक युग का अंत हुआ था और एक नए युग की शुरुआत हुई थी। पूरा का पूरा सिस्टम बदल गया था भारत के अंदर, इसलिए हम है वो 1206 से मध्यकाल को शुरू करते हैं। और प्राचीन काल को हम 650 में ख़त्म कर देते हैं। 650 में प्राचीन काल की जो विशेषताएं थी, केंद्रीयकरण हो, चाहे शक्तिशाली राजतंत्र हो, चाहे वो आपके ये सारी चीज़ें 650 में ख़त्म हो गई थी वर्धन वंश के साथ ही। वर्धन वंश के बाद से लेकर और 1206 के जो बीच का काल था, ये 7वीं से 12वीं शताब्दी, ये स्टेट नेशन विद इन नेशन का काल था। राज्यों का एक प्रकार से यूँ कहिए कि राष्ट्र के मध्य राष्ट्र या राज्यों के बीच राज्यों का काल था, जैसा कि ईश्वरी प्रसाद कहते हैं। तो इस पूरे काल को हम पूर्व मध्यकाल में रखते हैं। मध्यकाल का ही भाग है, बट मध्यकाल के पूर्व में रखते हैं और प्राचीन काल के बाद का भाग कहलाता है। ठीक है, तो पूर्व मध्यकाल। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं मध्यकाल, जिसमें हम सल्तनत पीरियड से शुरू करेंगे 1206 से, और फिर पानीपत के प्रथम युद्ध पर हम इसको ख़त्म करेंगे। और फिर आपकी मुगल काल शुरू हो जाएगा और हम बात बाबर से शुरू करेंगे और औरंगजेब पे जाके ख़त्म करेंगे 1707 के अंदर। और फिर आपके ब्रिटिशर्स का प्रभाव शुरू होता है, जिसे आधुनिक भारत के रूप में जानते हैं, क्योंकि एक बार फिर शासन पद्धतियाँ बदली। एक बार फिर आपके यूँ कहिए कि मुस्लिम शासन पद्धतियों का स्थान जो है ये यूरोपियन शासन पद्धतियों ने लिया। ठीक है ना, कुरान शरीफ के जो कानून थे उनका स्थान आपके कुरान, हदीस और इनके कानूनों का स्थान कोड ने लिया, संहिताओं ने लिया, एक्ट बने। ठीक है ना, वो सारा सिस्टम है वो धीरे धीरे बदल गया था। तो आज हम बात कर रहे हैं अभी इसके बारे में, सल्तनत काल के बारे में, तुर्क अफगान संस्कृति के बारे में। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी बताने की, तो मैंने आपको काफ़ी कोशिश की है समझाने की। और कुछ